आपका बारे में उस दिन मैं सुन रहा था कि आप कुछ 6 मिशंस आपकी ज़िंदगी के हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं जान सकता हूँ वो 6 मिशन क्या है? क्योंकि उस दिन आपने ये नहीं बताया जब था। मैं भूखा था, तो पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में पेट पालने की कोशिश करता रहा। जब एक स्टेज मुझे आ गई और मुझे पता लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट खुद की बहुत कम होती चली गई है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि सुशील अग्रवाल, तुम अगर जो अमीर बन भी गए और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान या देशभक्त जितने देशवासी हैं, वो गरीब हैं, तो तुम भी गरीब हो। तो ये आपका पहला मिशन प्रगति और दूसरा मिशन? ऑपरेशन शुद्धि हुँ। के नाम से मैंने सेकंड मिशन लॉन्च किया भाई, जिसमें मैं पूरे भारत में जितने भी लोग गरीब, मैं ₹20 किलो प्लास्टिक पर केजी के हिसाब से लूँगा उन लोगों से, और ऐसा करके मैं पूरे भारत में 5 लाख लोगों की जीविका का आधार बनाना चाहता हूँ। इसके बाद तीसरा मिशन? मिशन ज्ञान दान। उस मिशन के तहत क्या है, 100 दिन में पूरे भारत के जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जहाँ चाहिए, लाइफ टाइम तक जब तक मैं जिंदा उनको हेल्प होल्ड करूँगा। उनको लोगों को अगर जो कॉलेज में आना, कॉलेज से अपने इंडस्ट्री में आना, तो इंडस्ट्री पे विजिट पे बुलाऊँगा, इंटर्नशिप पे बुलाऊँगा, उनको ट्रेन करूँगा, मोटिवेट करूँगा, क्योंकि ये जो कंपनी है मेरी नहीं है, ये देश की कंपनी है, मैं उसको सिर्फ चलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन पांडे, आपका दोस्त, आपका होस्ट, भारत ब्रांड बाज़ार के एक नए एपिसोड में आप सबके सामने हाज़िर हो गया हूँ। अपने वादे के अनुसार हमने कहा था कि हम आपके सामने ऐसे हस्तियों को भी लाएँगे, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके, सिफ़र से स्टार्ट करके शिखर तक अपना सफ़र तय किया और जिन्होंने इस दुनिया को बता दिया कि अगर इंसान चाहे, तो वो हर चीज़ अचीव कर सकता है, बस ईमानदारी से उसे अपना काम करने की ज़रूरत है। भारत ब्रांड बाज़ार वैसे तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आप सभी जानते हैं कि वो जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के सामने लाने का काम करेगा, जो अफ़ोर्ड नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना और लोगों तक ले जा सकना। तो ये इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा वो कुछ ऐसे दलाल लोग भी उठाते हैं, मैं बड़ा गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो उनको तो उनकी मेहनत का थोड़ा ही देते हैं और बहुत सारा उससे कई गुना ज़्यादा मार्जिन खुद खा जाते हैं। तो भारत ब्रांड बाज़ार लोकल से वोकल और ग्लोबल तक ले जाने का वादा करता है आपके प्रोडक्ट्स को। जुड़िए इसके साथ। और इस कड़ी में आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं शख्स, वो उनके बारे में शब्द मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। बहुत ही नेक इंसान, फरिश्ता भी बोल दूँ तो शायद कम हो जाए उनके लिए। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। आपको अभी पता चलेगा इसी पॉडकास्ट के दौरान, उनसे बातचीत के दौरान कि वो क्या हैं, वो कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कहाँ तक जाएँगे। ये तो स्काई इज़ द लिमिट है जी। ये कहाँ जाएँगे इनको भी शायद नहीं पता है। कितनी सारी दुआएँ, इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद इनके साथ है कि इनको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। मैं बात कर रहा हूँ श्री सुशील अग्रवाल साहब, एवरो इंडस्ट्रीज़ के ओनर और बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही नेक, बहुत ही प्यारे इंसान हैं सर आप। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ सर कि आपसे एक दिन मिला था, आपके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनी और आप किसी और से बात कर रहे थे और मैं नोट करता चला जा रहा था। मैं क्योंकि पता नहीं क्यों अट्रैक्शन आपकी तरफ आ गया। बातें आपकी कहीं और चल रही थी और मैं सब सुन रहा था और वो सब मेरे अंदर फ़ीड होता चला गया। और वो चीज़ें फिर मेरे को लगा कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं और देखिए सर, पैसा जो होता है ना सर, मैंने देखा है इस संसार में पैसा आने के बाद आदमी बदल जाता है। उसमें से शायद इंसानियत कहीं चली जाती है, फिर वो मशीन बनता है और मन जो है वो भरता ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए में लगा रहता है। बताइए 7 पुश्तें बैठ के खा लें, लोगों के पास इतना पैसा है, उसके बाद भी वो दिन-रात पैसे के लिए काम कर रहे हैं सर, ज़िंदगी जी भी नहीं रहे हैं। खैर अपने लिए तो सभी जीते हैं सर। और जैसे आप हैं, जैसे आप सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, हमारे पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें आपके अंदर ईश्वर ने दी हैं और भगवान को पता है क्या है, जब काम लेना होता है, वो अपने किसी बंदे के दिल में ही डाल देता है वो सब कुछ। तो चलिए ज़्यादा मैं और क्या बात करूँ, लोग खुद समझ जाएँगे आपके बारे में। तो हम बात करते हैं सर कि आपने एवरो फर्नीचर को लेकर आए और उसमें आपने स्क्रैप से ही बना दिया। और जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि स्क्रैप से भी फर्नीचर बनेगा और बनेगा तो वो चलेगा नहीं, आपने वो भी साबित कर दिया कि इतना मजबूती उससे भी ला सकते हैं। एक तो वो वेस्टेज जो पर्यावरण को ख़राब करती है, आपने वो यूज़ कर ली और उससे जो प्रोडक्ट बनाया वो भी बहुत बढ़िया बनाया। तो ये आपकी ईमानदारी आपकी मशीनों में भी, आपके काम में भी है। बताइए सर उसके बारे में कुछ?
थैंक यू भाई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। आप जैसे सेलिब्रिटी के साथ में मुझे बैठने का, डिस्कस करने का मौका मिला, ये मेरे सौभाग्य, मेरे पुण्य कर्मों का फल होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। और मैं तो एक बार के लिए ना मेरी नज़रें झुक गई आपने जब इतनी सारी बातें मेरी प्यारी-प्यारी कही है कि कर वो रहा है, ना मैं ले रहा हूँ। ये सब उसी का है। मेरे हाथ में कुछ नहीं मेरे भाई। मैं जब पैदा हुआ था, तो ये मान के चलो कि जो माँ के पेट से हर इंसान पैदा होता बच्चा, मैं ये बच्चा वैसे ही पैदा मट्टी हुआ। मुट्ठी बंद करके पैदा होता एब्सोल्युटली। है। और एक बात मुझे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग ये पता लगी आँखें खोलते साथ ही कि मैं गरीब के घर में गरीब पैदा हुआ हूँ। तब मुझे पहली बार पता लगा कि गरीबी और अमीरी का डिफ़रेंस क्या होता है। बचपन में से भाई मतलब इतना कुछ देखा ना, जब इंसान गरीब होता ना, तो उसको मान के चलो कि सारे समाज के तबके का सबसे नालायक, गंदा, घटिया, बदतमीज़, नीच वही होता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ कमी कुछ अकल नहीं होती, समझ नहीं होती, हर तरह से वो नेग्लेक्टेड ही है। जब भी कोई इंसान देखता है तो तिरस्कार की भावना से अमूमन देखता है। इस बात को मैंने बचपन से फ़ील करना शुरू कर दिया। तभी पेट के अंदर एक ऐसी भूख जागी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई, कि आप ये समझ के चलो कि मैं भले ही बल्कि कहते हैं बस स्टैंड के प्लेटफ़ॉर्म पे रात को ठंडी में सोया होऊँगा 24 रुपए बचाने के लिए। 1-1 रुपए बचाने के लिए मैंने बसों में क्या मतलब मैं जो न्यूज़पेपर की गाड़ी होती थी, उसमें न्यूज़पेपर होता था, उसके ऊपर मैं बैठ कर के जाता था, वो बैठ नहीं पाते, सारी रात यूँ-यूँ डिग-डिग करता रहता। उसको भी पैसे बचाने लगे कि हाँ, मालूम पड़ा बस में 40 रुपए लगते, तो इसमें 15 रुपए लगेंगे। सिर्फ़ इतनी सी बातें। वहाँ से उठ के आने के बाद में दिल में एक ही तमन्ना और एक ही अरमान रहा कि पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, परिवार चाहिए। कैसे मिलेगा? और मैंने देखा कि परिवार और प्यार जभी मिलता है जब पैसा भी साथ में होता है। अदरवाइज़ लोग अपने भी पराये हो जाते हैं, हमेशा ही महसूस किया। तब मैंने दिल में सबसे बड़ी एक तमन्ना और कामना ये की भाई बचपन से जब भी होश संभाला, आँखें खुली, जब थोड़ा-सा वो विवेक आया 11, 12, 13 साल की उम्र में, तो लगा कि मेरे साथ ज़िंदगी में जो भी आज खिलवाड़ हुआ है, ये नहीं कि मैं गलत जगह पैदा हुआ, वो तो प्रभु की जैसी मेरी जो अपने कर्म होंगे, उसके हिसाब से मैं उनके यहाँ पैदा हुआ। लेकिन मैंने सोचा, जैसे आपने भी एक बार कहा था कि हमारे माननीय लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, "गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर मर जाना जाना गुनाह गुनाह है।" है। जी। मैंने इस बात को बाँध लिया अपने साथ और मैंने एक ही बात सोची भाई, अगर जो आपका मेहनत, शराफ़त और नियत है, तो आप मान के चलो कि आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने में। मैं एक छोटा-सा अदना-सा इंसान हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, लेकिन आज मैं तड़फ रहा हूँ, तरस रहा हूँ, एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लोड होने के लिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह आकर के पूरे समाज के अंदर कुछ न कुछ करने के लिए कि मेरे दिल में भी कुछ भावना है, मेरे अंदर भी कुछ कर्म के प्रति जागृति है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं बात जिससे जानता हूँ भाई कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म मरने का रास्ते महाफलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं दूँगा, आज नहीं तो कल दूँगा। आज मैं 65 साल का हो गया हूँ, 13 साल की उम्र में मैं फुल फ्लेज्ड काम करने लग गया था। 13 साल की उम्र में ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, निक्कर-विक्कर पहन के घूमते हैं अमूमन, आप समझ सकते जी, हैं। जी, जी, जी। उस उम्र में ही मैंने अपने हाथ से 100-100 किलो की पेटियाँ उठाई हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा, 13-14 साल का बच्चा कैसे उठा सकता है? उठाई है भाई, अपने हाथ से मैंने बैलगाड़ी चलाई, लगेज डाल करके। ओह! लगेज की ऑटो रिक्शा चलाई, जिसमें लगेज में सामान पीछे गाड़ी में डाल करके मैं लगेज में छोड़ने जाता था। या फिर लगेज की टेम्पो चलाए। इसके साथ-साथ में हम लोगों ने स्कूटर पे, लैम्ब्रेटा स्कूटर पे पीछे कैरियर लगा के उसपे माल डाल-डाल करके वो छोड़ के आते। साइकिलों पे ढो के छोड़ के आते थे। अपने कंधे पे, इन दोनों कंधों पे यहाँ 50-50 किलो का है, 50 किलो का या 50 किलो का टायर का बंडल होता था, उसको उठा करके जा करके लोगों को छोड़ के आते थे। आप सोचो भाई किस प्रकार की ज़िंदगी होगी। ऐसे में जब इंसान भूखा रहता है ना भाई, तो एक भूख तो है खाने की, जो सुबह-शाम रहती है। एक भूख ऐसी है जो अमिट है, जो आपने अभी कहा कि लोगों को पैसा होता है, उसके बावजूद भी उनको ना ये समझ आता है कि कहाँ तक जाकर रुकना, वो टिक नहीं पाते हैं। मैंने इस बात का मेरे के दिल में भी था, जब बचपन में मैं था, मेरे दिमाग में एक ही बात थी, पैसा, पैसा, पैसा। मुझे पैसा पाना है, पैसे कमाने हैं, कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े करूँगा और इसके लिए बस एक ही काम मैंने करी है भाई, मैंने कभी भी ना झूठ, फ़रेबी, धोखेबाज़ी, चोरी-चकारी ये सब कभी अपनाया नहीं। शॉर्टकट नहीं अपनाया, लेकिन मैंने ये किया, मेहनत, ईमानदारी के साथ में काम किया और करते-करते आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आज कि मैं अपनी लाइफ में 15 बिज़नेस बदल चुका हूँ। अरे! अभी 16-17वाँ बिज़नेस मेरे साथ चल रहा है अभी फ़िलहाल अच्छा जी। और इसके अलावा 22 घर मैं बदल चुका हूँ। ओह! और आप ये सोच के चलिए कि मैं सारी साउथ इंडिया की लैंग्वेज कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कुछ मलयालम भी बोलता हूँ। मैंने पता नहीं कितने धक्के खाए, 10 लैंग्वेज में बोलता हूँ। सुबह-शाम तरसता रहा। आप ये मान के चलिएगा कि साइकिल नहीं होती थी, तो भाड़े की साइकिल ला करके आधे घंटे के लिए साइकिल लाए, उसको चला करके देखा, उसको फिर वापस दे के आ गए। किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, तो 10 पैसा पर डे के हिसाब से किताब लाते थे लाइब्रेरी से या जहाँ से भी जो बुक स्टॉल होती थी। आजकल तो पता नहीं होती है नहीं होती है।
तो वहाँ से किताब लाते, उसके वो रेंट के ऊपर लगा देता कि चलो इतने रुपये भाड़ा। तो दिल में क्या होता, 10 पैसे पर नाइट का है, यानी कि मुझे 300 पेज की किताब पढ़नी है तो रात भर बैठ के पूरे एक-एक किताब 300-300 पेज की मैं ख़त्म कर देता था कि हाँ भाई अगले दिन वापस करके आना है। अब सोचिए जब इंसान ऐसे माहौल में खड़ा होता है और पता लगता है कि परिवार की बहुत सारी ज़िम्मेवारी है, माता-पिता हैं, 5 भाई-बहन हैं, अंकल है, कोई और रिलेटिव भी है, दुनिया भर का तामझाम है। छोटी-सी बाइसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान हमारी बैंगलोर में होती थी। अब बाइसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स के बेचने वाला आदमी जिसके पास ना के बराबर पैसा हो, सुबह-शाम भूखा रहा हो, तरसता रहा हो कि भैया मुझे कोई लोन दे दो। हमने बैंक के पास पता नहीं कितने साल तक रिक्वेस्ट करी कि 1 लाख रुपए का लोन हमको दे दो। बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन नहीं दिया, बोला मिस्टर अग्रवाल तुम्हारे पास कुछ है नहीं कोलैटरल देने के लिए, गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम तुमको पैसा नहीं दे सकते। तो आप मान के चलिए कि मेरा बचपन, मैं मान के चलिए 1970 से लेकर 1980 तक ऐसा बीता कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने वो जिल्लत, वो किल्लत, वो हर तरह की जो कहते हैं ना बदतमीज़ी, मैंने सब कुछ देखा। जब मैंने लोगों की तरफ ऐसे हाथ फैलाया ना भाई कि भैया मुझे मेरी मदद कर दो, तो लोगों ने थूक दिया उसके ऊपर, ओह! लोगों ने जूते मारे। लोग तिरस्कार की भावना से बोलते हैं, अबे तू तो भुक्का है, तू तो नंगा है, तेरे पास है क्या, तू भिखारी है। मेरे मुँह पे लोगों ने बोला, मैंने सब सुना। मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं कहने के लिए, तो मैंने उसको ना अपने दिल में बसा लिया। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, आज मेरी जो भी मालिक स्थिति है इट्स ओके, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बदलाव करके लाऊँगा। और आज मैं ये तो गर्व के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, खुशी के साथ ये थोड़ी बहुत ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक इंसान जो कभी एक टाइम रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था, ₹1 जॉब में था, ₹2 प्लेट की इडली थी, खा नहीं सका तो पानी पी के गुज़ारा कर लिया। वो इंसान आज 200 करोड़ रुपए की कंपनी चलाता है, जो एनएससी और बीएसई के ऊपर लिस्टेड है। 4 प्लांट हमारे पास हैं। भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है। इंडिया की एशिया की लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट मेरे पास है गाज़ियाबाद में। चारों प्लांट में मोर देन 400 लोग काम करते हैं। बहुत बड़ा सेटअप हमारे पास है और आने वाले वक्त में आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी कंपनी में निखिल कामत, ज़ीरोधा के मालिक, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। साथ-साथ में हमारे पास बहुत बड़े savvy इन्वेस्टर्स भी जुड़ गए हैं। सबकी अरमान भी है और हमारी कंपनी के साथ-साथ हमारे दोनों बेटे मिलकर के प्लस हमारी टीम मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा सपना आने वाले वक्त में पूरे भारत में अपना वर्चस्व जमाने का है। मल्टीपल लोकेशंस पे अपनी फिल्टे लगा के पूरे भारत को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म। और जहाँ मुझे लोग 25 साल से प्लास्टिक का काम करते-करते एक छोटी-सी उपमा उन्होंने उपाधि दी कि ये तो इस इंडस्ट्री का पापा है। फिर पापा कहते-कहते डैडी बोलने लगे, तो डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ समाज का, उस प्रभु का, माँ शारदा का, जिन्होंने मुझे इस प्रकार का विवेक दिया कि मैं आज इज़्ज़त के साथ आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करने की हिम्मत कर रहा हूँ और पूरे समाज और देश को ये बात अंदेशा सबको संदेश देना चाहता हूँ कि देख भाई, देर है, अंधेर नहीं है। क्या बात समझे ना? आप अंधेर के चक्कर में शॉर्टकट मत मार देना कहीं पर भी। जहाँ आपने किसी का विश्वास तोड़ा, विश्वास टूटने के बाद आपका कैरेक्टर खत्म हो गया लाइफ टाइम के लिए और आपको लगता है कि मेरे को कोई नहीं जानता, आई एम सो सॉरी। सबको पता है कि आप कौन है, क्या करते हैं। आपकी पत्नी हो, चाहे आपके घर में मेंबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, उनको अंदर ही अंदर पता है। आपको इसलिए सहन कर रहे हैं, उनको आपसे कुछ लेना-देना का फ़ायदा होगा या उनको लगता है छोड़ना मेरे बाप का क्या गया, इसलिए आपको सहन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप प्यारे हैं। इस बात को एहसास करके चलिएगा, जो मुझे एहसास है भाई, इसलिए मैं आज एक बहुत हम्बल ज़िंदगी जीता हूँ, ग्राउंडेड हूँ। मेरी नज़रें हमेशा गड़ जाती है सोच करके कि ऊपर वाला दे रहा है, मैं कौन होता हूँ? मेरे पास तो था ही नहीं, समाज का था, समाज को दे रहा है, समाज का है, समाज को छोड़ के जाना है और मेरे 3-4 पीढ़ी के बाद तो लोग मेरा नाम भी नहीं जानेंगे, मैं कौन था, क्या है, क्या नहीं। तो जब मैं इस चीज़ का मैनेजर हूँ, मुझे अपने अस्तित्व का पता है, मुझे ये भी पता है जिस दिन मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा भाई, उस मिट्टी को मेरे घर वाले हाथ नहीं लगाएँगे, यानी कि वो भी सब गंगा जी में बहा दी जाने वाली है। जब ऐसी स्थिति है तो किस बात का घमंड, किस बात का गुमान? एक ट्रांज़िशन पीरियड के अंदर हम छोटे से स्पीशी हैं, पूरे समाज के मच्छर हैं, उतने में हम क्या घमंड करेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। इसलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है! अच्छा सर, मैंने देखा है संसार में लोगों को एक तो भगवान से ही शिकायत ही रहती है ना, कि मैं ही मिला था, ये तकलीफ़ भी मेरे लिए और ये कि मुझे मिला क्या है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिला है, मैंने क्या हमने क्या दिया, ये हमने कभी नहीं सोचा। क्योंकि एक लाइन है कि गिव एंड टेक, दो और लो। लेकिन हम लोग क्या है, लेने के चक्कर में रहते हैं। तो आपको ईश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया, बहुत कृपा आपके ऊपर हो गई। तो आपका बारे में उस दिन मैं सुन रहा था कि आप कुछ 6 मिशन्स आपकी ज़िंदगी के हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं जान सकता हूँ वो 6 मिशन क्या है? क्योंकि उस दिन आपने ये नहीं बताया था। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई। पता है क्या है ज़िंदगी में ना भाई, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, पेट में खाना है, तन पे कपड़े हैं, सर पे छत है, प्यार है, परिवार है, पैसा है, हमसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। हुँ, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इन जानवर भी अपना खुद का पेट और अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। जब मैं भूखा था
तो पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में पेट पालने की कोशिश करता रहा। जब एक स्टेज मुझे आ गई और मुझे पता लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट खुद की बहुत कम होती चली गई है, जहाँ 4 रोटी खाता था, अब 1 रोटी खा के गुज़ारा कर लेना पड़ता है, उससे ऊपर खाने की हिम्मत और ताकत रही नहीं, ना उतना शरीर साथ देता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सुशील अग्रवाल, तुम अगर जो अमीर बन भी गए और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हर इंसान या देशभक्त जितने देशवासी हैं, वो गरीब हैं, तो तुम भी गरीब हो। तुम अपने आप को उस दिन अमीर मानना, जिस दिन मेरे देशवासी सब अमीर हो जाए। तब मैंने ज़िंदगी में एक प्रण लिया, अपने दिल में क्या सोचा, मैंने मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बैठ के बहुत प्यार से ढंग से सोचा कि मेरे दिल से क्या, मेरी कॉलिंग क्या है? मुझे क्या चीज़ें इंस्पायर करती है? मुझे किस चीज़ में करके एक्साइटमेंट महसूस होती है? तब मैंने महसूस किया कि ओह माय गॉड! सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ भाई, मेरे पास जब मैं प्लास्टिक फर्नीचर का काम शुरू किया आज से 24-25 साल पहले, 2002 से शुरुआत मैंने कर दी थी। 2001 से हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया था। तो 2002 से हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। 2002 में मेरे पास भाई लोग ₹200, ₹500, ₹1000 लेके आते थे। कुछ लोग ऐसे ही खाली हाथ भी आते थे, पजामा, हवाई चप्पल पहन के आते थे, साइकिलों पे आते थे, बसों में आते थे और आके मेरे दरवाजे के सामने खड़े होकर बोलते थे, बाबूजी, हमें आपसे काम करना है। आप हमारा काम दे दो, हमको ना पैसे नहीं हमारे पास। तो पता नहीं मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा यार आदमी बात करने में तो शरीफ ही लग रहा है, चलो ठीक है काम करते हैं ना, इसकी हम ना शराफत को एक इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। मैंने ऐसे लोगों को जिनकी नीयत, शराफत, मेहनत जिनके पास थी, उनको सपोर्ट किया। आप सुन के कितना अच्छा लगा भाई कि हमारी एक गाड़ी जो प्लास्टिक चेयर की थी, 1.5 लाख रुपए की जाती थी, 1000 पीस की, 150 रुपये की गाड़ी, उस पर करीब करीब 1 लाख रुपए की कमाई हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर करने लग गया। दिन रात मेरे यहाँ ऐसा हो गया था कि बस तूफ़ान मच गया था, हर आदमी आके खड़ा हो जाता, भैया ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये बनेगा जो ना 4 घंटे का बनेगा, ये माल मेरा होगा। इस प्रकार से वहाँ पे डिमांड शुरू हो गई थी और मैंने एक ही साल में इतनी प्रगति करी कि गाज़ियाबाद के अलावा मैंने जयपुर में हो और लुधियाना में 3 जगह टोटल प्लांट लगाए और 10 मशीनें मैंने लगाई, जबकि हमारा 1 मशीन का प्लांट था। प्रगति करने के साथ-साथ दिल खोल के मैंने काम करता चला गया और आज मुझे 24 साल के बाद भाई ये बात कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो लोग मेरे साथ में उस समय इस गरीबी की हालत में आए थे, मैं भी गरीबी की हालत में था, मैं कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं था। मैंने अपने पार्टनरशिप के साथ में प्रोग्राम किया, साथ में बैंक से पैसा लेके लोन लगा के काम किया था। मेरे पास इतना पैसा नहीं था उस समय करने के लिए, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, आज वो करोड़पति बन गए हैं। और मैं 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी का 10 करोड़, किसी का 25 करोड़, किसी का 50 करोड़ भी है। ये मुझे धीरे-धीरे पता लगा जब जब मैं उनकी अपनी शोहरत देखता रहा कि कोई फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, कोई मर्सिडीज़ लेके घूम रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू लेके घूम रहा है, कोई बड़े बंगले में रह रहा है और कोई अपने जिस प्रकार से देखो कैश रिच बन के बना बैठा हुआ है। तो हमने जजमेंट और असेसमेंट करी कि इन लोगों ने पैसा कमाया। तब मेरे दिल में एक बात आई कि सुशील अग्रवाल, तुमने इतने सालों में इतने सारे करोड़पति, मेरे साल में मिनिमम मैं 200 की बात कर रहा हूँ, 500 से ऊपर मैंने क्रिएट किए होंगे, 200 करोड़पति क्रिएट कर दिए। अब अगले 200 करोड़पति कैसे क्रिएट करना चाहिए? तब मैंने एक प्रण किया कि पूरे भारत में जो भी जहाँ बैठा है, जिस सिटी में बैठा है, मैं 24 स्टेट्स में 30,000 डीलर नेटवर्क के थ्रू प्लास्टिक फर्नीचर बेचता हूँ पूरे भारत में। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं ऑफर देता हूँ पूरे भारत में उन सब लोगों को, युवकों को, युवतियों को या जितने भी लोगों को दिल में काम करने की इच्छा हो, गाँव से, शहर से, कहीं से भी आता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों जिनके पास पैसा है, ज्ञान है, नहीं है, डज़न्ट मैटर, उनके दिल में काम करने की तमन्ना, इच्छा है, मेहनत है, शराफ़त है, नीयत है, 3 चीज़ बार-बार बोलता हूँ, ये है तो आ जाओ। मैं आपको नॉट ओनली माल दूँगा, 4 लाख रुपए की गाड़ी आती है, मैं 4 लाख की गाड़ी दूँगा, आपको क्रेडिट पे दूँगा, 30 दिन का क्रेडिट दूँगा। साथ-साथ में आपको ट्रेनिंग दूँगा, सिखाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा कैसे माल बेचा जाता है। मेरी टीम का कोई आदमी आकर के आपके साथ जुड़ करके उस प्लास्टिक फर्नीचर को बेचना कैसे बताएगा और आने वाले वक़्त में जहाँ 1 गाड़ी से आपने शुरुआत करी, 3 या 4 गाड़ी जैसे ही आप पहुँच गए, तो आप मान के चलिएगा 15 से 20% का मार्जिन बड़े आराम से होलसेल मिल जाता है। और 4 लाख की गाड़ी आपने 3 गाड़ी बेच दी, 12 लाख का माल है कि 1.5 करोड़ रुपए का माल आपने सालाना बेच दिया। आप सोच के चलो भाई कि भी हम मान के चलते 20 से लेकर 30 लाख रुपए तक की कमाई यूँ टनाटन होने लग जाएगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताऊँ, कभी-कभी कहते हैं ना किसी का जस होता है, किसी का शायद आशीर्वाद होता है। माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे पास। जिसके पास हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, तो मार्केट में लोग ऐसा कहते हैं, "अरे! एवरो का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर तो आदमी ठीक ही होगा।" उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस कर रखा होगा। तो उनके पास क्या होता है, अलमीरा बनाने, स्टील अलमीरा बनाने, मैट्रेसेस बनाने वाले, वुडन फर्नीचर बनाने वाले, हाउस होल्ड के आइटम, कैसेरोल इस तरह के आइटम बनाने, वो भी सब आ जाते हैं। भैया मेरा भी ले लो, भैया मेरा भी ले लो। जहाँ हमारी 4 लाख से शुरुआत करी, मालूम पड़ा 2-2 लाख उनका ही माल आ गया, तो 10, 12, 15 लाख का माल तो आपके पास दुकान में ऐसे जुड़ गया, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, सबके सब क्रेडिट दे रहे हैं आपको, क्योंकि देखा-देखी इंसान काम करता है। तो आपकी गाड़ी चल गई और आपने जहाँ अपने पास मान के चलो कि भी हर महीना अगर जो 15-20 लाख का काम करना शुरू कर दिया, 15% मार्जिन भी हो, तो आप मान के चलो 2 लाख रुपए की नेट कमाई आपकी शुरू हो गई। ये जो शुरू हुआ भाई, मैं आज उसको मुहिम को वापस पूरे देश के अंदर आह्वान कर रहा हूँ ऐसे उन लोगों का कि जिनके दिल में इच्छा हो कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे जिंदगी की प्रगति करनी है, मुझे इज्जत और ईमानदारी से करना है। कौन सा बिजनेस करे, मैं दे रहा हूँ आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारी कंपनी 24 साल से कार्य कर रही है। 40% मेरे दाम सस्ते हैं, 3 साल की गारंटी देता हूँ, 100% मनी बैक गारंटी भी देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर की रेंज है।
20,000 पीस फर्नीचर पर डे का बनाने का मेरे पास सेटअप है। 4 प्लांट मेरे गाजियाबाद में है और सबसे बड़ी मैं जैसे बताया स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। यानी हमारी कंपनी के पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो आपको एक शानदार क्वालिटी, ब्रांड और सपोर्ट दे सकती है, जो पूरे भारत में कोई कंपनी दे सकती। अब मेरा मुहिम जो है, पहला मिशन जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ मिशन प्रगति। मिशन प्रगति में क्या है, मुझे 200 नए करोड़पति बनाने हैं इन्हीं दिनों में, अगले 3-4-6 महीने में। पॉलीमर के प्राइसेस में बहुत बड़ा उथल-पुथल आ रहा है पूरे भारत के अंदर। ₹85 का प्राइस ₹170 जा चुका है और मिल भी नहीं रहा है। ऐसे में भी एवरो फर्नीचर इतना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है कि आज पूरे भारत में दिल खोल के सप्लाई दे रहा है। दिन-रात धका-धक उनको किसी रेट को बढ़ाए बिना, जहां मैनेज हो सकता, कंफर्टेबल हो सकता करके हम डीलरों का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन बढ़ा रहे हैं, साथ-साथ उनको सप्लाई भी दे रहे हैं, जबकि दूसरी कंपनियों ने सप्लाई रोक दी है। हम ऐसे में काम कर रहे हैं। तो मेरा मिशन पहला ये है, मिशन प्रगति है भाई। क्या बात है। अच्छा, ये आपका पहला मिशन है, प्रगति। और दूसरा मिशन? दूसरा मिशन क्या है, मैंने इंटरेस्टिंग बात देखी, मैं जैसे 24-25 सालों से रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनाता था। अच्छा, मैंने बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली। अब मान के चलो, मैं वायदा करता हूँ, मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरी प्लास्टिक चेयर के ऊपर 300 किलो का वजन, 300 किलो का लोगों को मैंने बिठा करके उसकी वीडियो बना रखी है, शूट कर रखा है। उस पर रख करके वो कुर्सी हिल नहीं रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं खड़ा हो गया था आपकी उस चेयर पे, आपने दिखाई थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा, आप आपको भी याद बैठ है। गए थे उस पर। आपको याद है, बिल्कुल जी, सही कहा जी, आपने, बिल्कुल जी, ठीक कहा। जी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, तो मैंने क्या सोचा कि भी जब मैं रिसाइकिल को इतना समझने लग गया हूँ कि पूरे भारत में जो वर्जिन से माल बनाता, मैं उससे बेटर माल दे रहा हूँ, रीजनेबल में दे रहा हूँ, 3 साल की गारंटी देने वाली पहली कंपनी हूँ, 100% मनी बैक गारंटी देने वाला भारत में कोई है ही नहीं, मैं ही दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं ना भाई, पूरे देश का प्लास्टिक का प्रॉब्लम छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। 26,000 टन पर डे भारत के अंदर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लोग पानी की बॉटलें हो, मिल्क पाउचेज़ हो, सीमेंट के बैग्स हो, पुट्टी के बैग्स हो, ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं जैसे मेरे बाप का कुछ नहीं गया। मेरे बाप का, तेरे बाप का सवाल नहीं है मेरे भाई, सवाल पर्यावरण का है, सवाल देश का है। जो प्लास्टिक आपने छोड़ दिया है, जलाएंगे तो उससे हार्मफुल फ्लोरीन गैसें निकलती है जो लंग्स में बैठ के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देंगे। छोड़ देंगे तो 100-100, 200, 400 साल प्लास्टिक गलता नहीं है, और जब गलेगा तो सॉइल को टॉक्सिक कर देगा। क्या कर डाला हम लोगों ने? क्या कर रहे हैं हम लोग? पूरा देश दिल खोल के 26,000 टन पर डे डिस्कार्ड कर देता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को ये बात की समझ भी नहीं है, और मैं ये वर्ड करना चाहता हूँ, शर्म भी नहीं है कि प्लास्टिक का करना क्या चाहिए। मैंने सोचा, सुशील अग्रवाल, तेरे देश की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। देशभक्त बनने में सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमा लिया, देशभक्त बनने में ये कि देश के प्रति सोच सकते हैं क्या? मेरी एक्सपर्टीज साइकिल प्लास्टिक में है, तो मैंने क्या किया, प्लास्टिक के अंदर ऑपरेशन शुद्धि के नाम से मैंने सेकंड मिशन लॉन्च किया भाई, जिसमें अब पूरे भारत में जितने भी लोग गरीब रैक पिकर्स होते हैं जो पिकअप करते हैं, तो अमूमन क्या होता है, जब वो प्लास्टिक उठाते हैं तो नॉर्मली एक प्लास्टिक कबाड़ी माफिया होता है। मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को। ₹2 दे दे, ₹3 दे दे, ₹5 दे दे। अच्छा, बाय चांस वो गरीब उसको ना दे तो जाएगा कहाँ? कोई लेने वाला तो होना चाहिए, कोई होता नहीं, तो अल्टीमेटली उसको दे करके गुजारा करते हैं, उनको पैसे मिलता नहीं। मैंने सोचा कि इसको मुझे नेक्सस को तोड़ना है, इसको खत्म करना है, पूरे भारत में जो रैक पिकर्स है उसको वैल्यू देनी है। मैं ₹20 किलो प्लास्टिक पर केजी के हिसाब से लूँगा उन लोगों से, ताकि उनको जीविका का आधार मिल सके। अगर जो 5 किलो प्लास्टिक रोज का कलेक्ट कर लिया, जो कहीं शॉपिंग मॉल से, दुकानों से, होटलों से, हॉस्टल से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला या कहीं से भी, दुनिया भर की जगह ऐसी है जहां प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता है, करिए, कलेक्ट करके ला के हमको दीजिएगा, हम आपको हाथों पैसा देंगे और पूरे 365 दिन माल लेंगे। और ऐसा करके मैं पूरे भारत में 5 लाख लोगों की जीविका का आधार बनाना चाहता हूँ। 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो प्लास्टिक को कचरा समझ के फेंक दिया गया था नालियों में, नदियों में और सॉइल के अंदर, उसको मैं रिकवर करके फॉरेन एक्सचेंज को बचाऊंगा, साथ साथ में रेवेन्यूज, जॉब्स, टैक्सेस क्रिएट करूंगा। ये मेरा सेकंड मिशन है, दैट इज कॉल्ड द मिशन शुद्धि। उसको मैंने नेशनल लेवल पे लॉन्च कर दिया भाई, उसके ऐप भी रेडी हैं। मैं चाहता हूं पूरे भारत में जितने लोग दिल में धड़कता है कि मैं प्यार करता हूं भारत को, सिर्फ वंदे मातरम बोल के, मेरा देश महान बोल के मत बोलिएगा। एक काम कीजिए, मेरा ऑपरेशन शुद्धि के अंदर ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद में सुबह शाम वॉलंटियर की तरह काम कीजिएगा, और देखिए मैं वायदा करता हूं आपको कितनी इनर सेटिस्फेक्शन है, आपको लगा हाँ मैंने भी देश के लिए कुछ काम किया। मैं उसका आह्वान करना चाहता हूं। ये मेरा सेकंड मिशन है भाई, ऑपरेशन शुद्धि। बहुत बहुत अच्छा जज्बा है। देखिए, बात करना बहुत आसान काम है सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसको धरातल पे साबित कर देना, मैं देखना चाहूँगा कि आप इस पे सक्सेसफुल रहें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे पर्यावरण को फ़ायदा है, बल्कि वो जो बेचारे अर्न नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, उनको एक अच्छी जीविका मिल सकती है। और इसके बाद तीसरा मिशन क्या है सर? तीसरा मिशन भाई क्या है, मैं बचपन में गरीबी के कारण क्या है पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, तरसता रहा। मैंने 10वीं कैसे तैसे पास करी,
12वीं पास करी बड़ी मुश्किल से, जबकि सुबह-सुबह दुकान चले जाते थे, 8:30 बजे दुकान खोलते थे, रात को 1-1 डेढ़ बजे दुकान बंद करते थे। साइकिल पार्ट्स की दुकान थी, छोटी-सी दुकान थी हमारे पास, फैसिलिटी थी, 6 फुट बाय 8 फुट की दुकान थी। तो अगर जो किसी को माल देना होता तो 3 गोडाउन थे, छोटा गोडाउन यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे। तो रात भर जा के साइकिल में ढो-ढो करके माल लेके आते, कलेक्ट करते, कलेक्ट कर के लोगों को माल देते। पूरा रेडी करने में टाइम लग जाता, रात को 1-1 डेढ़ बजे तक काम करते थे। तो आप मान के चलो कि मैं जब मुश्किल से शायद 9-10 साल का होऊँगा तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया। और 13-16 साल की उम्र में मैं फुल फ्लेज काम पे आ गया था। तो नेचुरली पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सका, तो मैंने मुश्किल से 10वीं पास करके 12वीं जैसे-तैसे पास करी। उसके बाद मैं कॉलेज नहीं जा सका। पैसे का अभाव भी था, वक़्त का अभाव भी था। तब मैंने रियलाइज़ किया मैं छोड़ दो सुशील, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है। भले ही मैं थोड़ा-सा स्मार्ट था, पढ़ाई-लिखाई में ठीक-ठाक था, मैंने 7th स्टैंडर्ड के अंदर पूरे स्कूल में टॉप किया, तो मुझे इंग्लिश की डिक्शनरी जो आती थी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, और मुझे गवर्नर ऑफ कर्नाटका उन दिनों मोहनलाल सुखाड़िया जी होते थे, उनके हाथ से मुझे एक फंक्शन में मिली, पब्लिक फंक्शन में। लोगों ने इज़्ज़त करी मेरी इस बात की, लेकिन मेरा सपना टूट गया, अधूरा रह गया और पढ़ाई नहीं कर पाया। तब मेरे दिल में एक कसक रह गई भाई, और मैंने दिल में एक प्रण लिया कि मुझे कुछ करना है। आज मुझे इतना बड़ा मौका मिला, समाज ने, प्रकृति, सृष्टि ने दिया, देश ने दिया, लोगों ने दिया। क्या दिया कि मैं पिछले 18 सालों से करीब 50 से ज़्यादा कॉलेज में जाता हूँ। मल्टीपल कॉलेज, 50 तो मैं कम बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा होंगे, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इसके अलावा फार्मा कॉलेजेस हैं, मतलब बीटेक, एमबीए, फार्मा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। 3-3 घंटे का सेशन लेता हूँ वोका वर्ल्ड के ऊपर। साथ-साथ मैं फैकल्टीज़, पीएचडी प्रोफेसर्स को भी ट्रेन करता हूँ। करते क्या हुआ भाई, मुझे 1 दर्जन कॉलेज ने प्रोफेसर की डिग्री अपनी तरफ चल के दी। सर आप प्रोफेसर हैं आप, प्रोफेसर हैं। जब मेरे को मिला तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ, मैंने कहा वॉव! मुझे खुशनसीबी महसूस हुई कि जो आदमी अपने नाम के साथ सुशील अग्रवाल के नाम ने आगे बीए या बीकॉम नहीं लिख सकता था, आज उसको प्रोफेसर लिखने का मौका मिला। फिर मुझे स्विट्ज़रलैंड से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पीएचडी की डिग्री मिली रिसेंटली। तो आज मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या है, मैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल लिखता हूँ। हुँ, लेकिन हुँ। साथ-साथ मेरे दिल में एक प्रण आया। मैंने कहा 100 दिन देश के नाम, यानी कि मैं क्या करूँगा, मिशन ज्ञान दान। उस मिशन के तहत क्या है, 100 दिन में पूरे भारत के जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जहाँ चाहिए, चाहे आईआईएम हो, चाहे एनडीए अकेडमी हो, चाहे कहीं पे मुझे बुलाते हैं, तो मैं अपने पैसे से, अपनी फ्लाइट, अपना होटल से खर्चा करके जाऊँगा। जाके वहाँ उनको सेशन देके, उनको ओरिएंट करके, ट्रेन करके आऊँगा। लाइफ़ टाइम तक जब तक मैं जिंदा उनको हेल्प होल्ड करूँगा। उनको लोगों को अगर जो कॉलेज से अपने इंडस्ट्री में आना, तो इंडस्ट्री पे विज़िट पे बुलाऊँगा, इंटर्नशिप पे बुलाऊँगा, उनको ट्रेन करूँगा, मोटिवेट करूँगा, क्योंकि ये जो कंपनी है मेरी नहीं है, देश की कंपनी है, मैं उसको सिर्फ़ चलाता हूँ। मुझे इस बात का पूरा एहसास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश में जो रिसोर्सेज़ है, जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो, और प्रैक्टिकल देखते तो फ़र्क पड़ता है और समझाने से फ़र्क पड़ता है। मैं आह्वान कर रहा हूँ पूरे भारत के सारे कॉलेजेस को, जहाँ भी जो बैठे ओनर्स को, कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अभी मत सोचना कि कुछ कभी माँग लेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी देने की इच्छा भी हो ऑनरेम की, तो आप किसी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे की फ़ीस में पैसे कम पड़ रहे हैं तो वहाँ डाल देना। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बुलाइएगा, मैं वायदा करता हूँ आपके कॉलेज में लाइफ़ में वैल्यू ऐड करने के लिए, बच्चों को जीवन में सिखाने के लिए मैं इतना शानदार प्रोग्राम पेश करूँगा कि आपके बच्चे बरसों तक याद रखेंगे और आपके कॉलेज का नाम रोशन होता चला जाएगा। तो भाई, मेरा तीसरा मिशन है 100 दिन देश के नाम, मिशन ज्ञानदान। बहुत बढ़िया आपका मिशन है। आप लोगों ने सुन ही लिया कि क्या-क्या सर ने चैलेंजेस किए हैं। ये अपनी बातों पे खरे उतरेंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और सर, चौथा मिशन? चौथा मिशन क्या है भाई साहब? देखिए, कभी-कभी ना इंसान के अंदर ना एक जागृति आती है। मैं जब छोटा था ना, तब मेरे को ना एक स्टेज पे मेरे को जा के महसूस होने लग गया कि लोग ना ऑर्गन के बिना मर जाते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं 26 साल से कार्ड लेके घूम रहा हूँ। 2 हज़ार मैंने साइन किया था इसको, लैमिनेशन करा लिया क्योंकि फट गया था। हुँ। इसमें क्या लिखा है कि मैं अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन डोनेट कर रहा हूँ। वाह! मैंने अपनी वाइफ़ को, बच्चों को बार-बार समझा, हर फोरम में समझा रखा है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तो उस समय तो इंसान को कुछ कह नहीं सकता। मैंने कहा मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स जितने अच्छे रिट्रीव हो सकते हैं, मुझे नहीं हुँ, पता मेरे कितने अच्छे होंगे। रिट्रीव करने के बाद 36 जगह जा सकते हैं। एक तो हुँ, वो, फिर जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बॉडी पे अपना काम करना हो तो कुछ सीखना तो है ही ना, तो उनको हुँ। बॉडी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें दे दें। बाकी कुछ बच जाए तो गंगा जी बहा देना। मैंने अपनी वाइफ़ और बच्चों को बोला, मैं जाने के बाद जीना चाहता हूँ किसी और के अंदर, क्या मुझे बात! जीने का मौका देना। और मेरा वो मिशन है, मिशन महादान। मैं इसको कहता हूँ, इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। हुँ, कन्यादान, गौदान, रक्तदान, वो दान समझ में आता है। लेकिन हुँ। आप जाने के बाद, जब आप एक्सपायर हो चुके, उसके जाने के बाद किसी और को ज़िंदगी का जीवन दान दे सके, ये इससे बहुत बड़ी मैं नहीं बहुत समझता कि कोई प्रेरणा या प्रार्थना हो सकती है या किसी प्रकार का दान हो सकता है। जो मैं पूरे देश को आह्वान करके, रिक्वेस्ट करके कहना चाहूँगा, आप अगर जो आप लोगों के प्रति प्यार करते हैं,
5 लाख लोग हमारे देश में हर साल मर जाते हैं ऑर्गन के बिना। जी, हर जी। पल लोग जा रहे हैं लेकिन कोई ऑर्गन डोनेशन करता नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का प्लेज लिया होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि आप अपने शरीर को जब मृत हो चुके हैं, जब मट्टी मिल जाने वाला है, उसके बाद ही सही उसमें से जो ऑर्गन है डोनेट करके जो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े पल-पल मर रहे हैं, उनको जीवन दान दीजिएगा। बिल्कुल जी, दैट इज़ महादान। बहुत अच्छी बात। काश हर आदमी ऐसा सोचे तो इस संसार में बहुत सी ज़िंदगियाँ जो बेचारी बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ़ ऑर्गन ना मिलने की वजह से, वो बच सकते हैं। ख़ैर और 5वाँ आपका मिशन सर? वैसे मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी। आप देखिए हमारे समाज का जो समीकरण है वो क्या है? आप और मर्द, एक स्त्री, यू ओनली रिकॉग्नाइज़ दीज़ 2 थिंग्स। बाकी तो हमारे एक्जिस्टेंस में है ही नहीं एक तरह से। वी डोंट रियली अंडरस्टैंड। बट एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि एक और कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर जिनको ट्रांसजेंडर। किन्नर बोलते हैं, यस सर। वो कम्युनिटी भी हमारे समाज में जिंदा है। और हुँ। दुख की बात बताऊं भाई, किन्नर किन्नर को पैदा नहीं करता, दे डोंट हैव द एबिलिटी। एक्चुअली आपके हमारे परिवारों में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप इतने निर्दयी हैं कि उन बच्चों को जानबूझ करके कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं, छोड़ देते हैं समाज के अंदर तिरस्कार पाने के लिए, गालियां, नाराजगियां, उनके साथ रेप करने के, उनका बदतमीजी करने, उनको किस नफरत की निगाह से देखा जाता है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान राम का उनको आशीर्वाद है कि तुम जिसको अगर जो आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। लोग जब घर बनाते हैं या बच्चा होता है तो उनका आशीर्वाद लेते हैं। वाह! इसके साथ साथ आप देखिएगा उनको अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। हुँ, हुँ। साथ साथ में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप बन करके इनके साथ शादी की थी। आर्यवन के साथ में अर्जुन के बेटे थे क्योंकि एक जनों को मरना था। ये भगवान कृष्ण ने कहा तो भगवान कृष्ण ने मोहिनी बन के, यानी कि जहाँ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जिनके साथ है, जिनको अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है, उसका हमने क्या कर डाला समाज में, उसको क्या क्या गंदे गंदे नाम से बुलाते हैं। मैं इस समय शब्द यूज करना नहीं चाहता, मुझे शोभा नहीं देता, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने एक कसम खाई भाई, मैंने कहा इनको सबको सम्मान दिलवाना है। आज अगर जो इनका पैसा होता तो हर आदमी इनको रिकॉग्नाइज करता, वरना कभी किसी होटल में, फंक्शन में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, यहाँ वहाँ, थिएटर बटर, कहीं भी चले जाए आपको कभी नजर नहीं आते। गुमनाम जिंदगी जीते हैं कितने लोग, 5 करोड़ लोग हैं पूरे भारत के अंदर। ओह! तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ भाई, मैं एक शानदार मॉडल फैक्ट्री बना रहा हूँ जिसपे सारा का सारा ओनरशिप, ऑपरेशन जो भी होगा 100% किन्नर समाज का होगा। यही शटर खोलेंगे, यही शटर बंद करेंगे, सारा प्रॉफिटेबल डीलिंग होगी। मैं उनको लॉस नहीं होने दूंगा, लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका। ऐसा करके मैं एक डॉक्यूमेंट्री ऐड बनाना चाहता हूँ, बना के पूरे भारत में एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मुहिम छेड़ना चाहता हूँ कि भाई इनको चाहे पापड़ बनाने का हो, कपड़े सिलाने का हो, कोई कैंडल बनाने का हो, या कोई इस प्रकार के छोटे छोटे दिए बनाने का, कोई भी काम हो, दे दो ना यार। बिल्कुल। जब सबको दे सकते हो तो इनको देने में प्रॉब्लम क्या है? जी, जी। दे करके अगर जो उनका उत्थान होता हो, उनको जीवन में, समाज में अगर जो कुछ ना उनको स्थान मिलता हो तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? तो मैं ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करके कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ ये फैमिली ऑर्डिनरी नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ आशीर्वाद फैमिली। तो इसलिए मैंने अपने 5वें मिशन का नाम रखा मिशन आशीर्वाद, जिसके तहत मैं पूरे भारत में इनको इज्जत सम्मान दिलवाऊंगा। और मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि देखिए, भगवान ना करे कभी प्रकृति आपके साथ ऐसा मजाक करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी जब माता पिता छोड़ देते हैं आपको। आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन छोटी छोटी उम्र में इनको क्यों छोड़ देते पता है? शर्म आती है कि यार बच्चों का क्या होगा। अगर जो ऐसी बात है जिनका पोलियो हो जाता है, जो लकवा होते हैं, जिनको कुछ और चैलेंज होते हैं, मेंटली भी चैलेंज होते हैं, उनको भी तो लोग रखते हैं ना अपने घरों में, उनको क्यों नहीं डिस्कार्ड कर देते? लगता नहीं जी लगाव है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो बच्चा अगर जो किन्नर पैदा हो गया, ये किन्नर बन गया, जैसे भी है, उसमें उसकी क्या गलती है? वो बायोलॉजिकल इश्यू जो भी है, आपके कारण कोई तकलीफ हुई उसको बेचारे को क्या पता। लेकिन ऐसी सूरत में क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको अपने गले लगा कर रखें, अपने समाज के स्थान दें, उनको एक बार में सपाटी समझे, भागी समझे। आज आर्मी के अंदर भी, डॉक्टर के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी किन्नर समाज के लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ये है कि हम उनको मौका नहीं देना चाहते। मैंने कई लोगों से बात करके पूछा कि आप काम क्यों नहीं करते? बोला बाबू हमको वो काम नहीं देता, हमसे लोग बदतमीजी करते हैं, हमको गाली देते हैं, हमको भगा देते हैं, तो हम लोग क्या करें? हम तो काम करने को तैयार हैं, हमको काम तो दो। मैं काम देना चाहता हूँ और साथ में पूरे भारत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जो आप इनसे आशीर्वाद लेते हैं तो ये मान के चलो कि ये आशीर्वाद फैमिली ही है। इनको सम्मान देंगे तो आप भगवान का आशीर्वाद पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इनको, जैसे हम भगवान राम को अपने जीवन में बसाते हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं और उन्हीं के कहे हुए जिनके ऊपर आशीर्वाद था उनको एक्सेप्ट नहीं करते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये ना करे, इनको सम्मान दे, समान दे, इनको हर चीज़ दे, दुआ दे, इनके पास काम दे। और मैं वादा करता हूँ आने वाले वक्त में इनका भी समाज में बहुत बड़ा ओहदा होगा। जो मैं आपको बता दूँ, ब्रिटिश काल से पहले इनको बहुत ही बड़े राजा महाराजा अपने पास बिठाते थे, ये एडवाइज़र होते थे। ब्रिटिश समाज ने हमारे को बेड़ा कर करके हमारा ख़त्म कर डाला कि बोला कि सिर्फ मेल एंड फीमेल, बाकी क्या, उसको राइट ऑफ कर दिया। ये दुर्भाग्य है। अब वक्त आ गया इनको सम्मान देने का भाई।
बहुत, बहुत, बहुत नेक है, ये भी ख़्याल है, क्योंकि देखिए कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है, ईश्वर की उससे ही वो पैदा हुआ है और जानबूझ के नहीं होता है, वो तब अब वैसे आ जाता है तो उसको जीने का पूरा हक़ है, जो भी इस संसार में आया है, इस धरती पे आया, उसको जीने का हक़ है। और आपका बहुत सुंदर ये भी मिशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और छठा मिशन क्या है सर? आपको लगेगा सुशील अग्रवाल पागल हो गया है, क्या-क्या सोचता है। पता क्या है भाई, जब आपको अपने एक्जिस्टेंस का एहसास हो जाता है ना, हुँ, हुँ। मेरे को ये पता लग चुका है कि मैं मट्टी हूँ, मट्टी बन जाना, मुझे नहीं पता मेरा एक्सपायरी पीरियड कब आएगा। मैं हर पल पे ज़िंदगी जीता हूँ। हर रोज़ जब घर से निकलता हूँ, भगवान से, माता-पिता जो भी है नहीं, फ़ोटो में है, या वाइफ़ से टाटा बाय-बाय करके निकलता हूँ। मुझे नहीं पता ना शाम को आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो शाम को आता हूँ तो फिर आपस में हेलो हाय करता हूँ। तो आप मान के चलो भाई, मुझे ये लगा कि भी आज की डेट में आप सोच के देखिएगा कि पूरे देश के अंदर कितनी सारी जेल्स हैं, जिन जेलों में लोग इस समय पड़े हैं, सड़ रहे हैं। मुझे किसी ने बुलाया कि भी एक काम करो सुशील अग्रवाल जी, आप मेरे साथ मिलने आइएगा। हुँ, तो रोहिणी बुलाया उन्होंने मेरे को, रोहिणी जेल नंबर 16 में, जी। डॉक्टर पूनम है। तो मैं भी एक्चुअली जानता नहीं था कि किस लिए बुलाया है। फिर वो बोले जी कुछ काम है, कुछ काम है। मैं वहाँ गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिला, सॉरी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट से जी, मिला, जी। और साथ-साथ में फिर बाद में उन्होंने मुझे 2 ढाई घंटा जेल में घुमाया। मैं बहुत लोगों से मिला, बेचारे कोई गाना गा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, कोई मंदिर में घुमा रहा था, पता नहीं क्या-क्या कर रहा था। तो मैंने बोला ये लोग यहाँ पर क्यों है? क्या चक्कर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? तो बोली ये रोहिणी की जेल नंबर 16 में जितने भी लोग हैं, 2700 प्लस लोग थे। बोला ये सब को गवर्नमेंट ने जज ने बेल दे दी है कि जी आप बेल दे दो। सिर्फ बेल के लिए अमाउंट जो होता है 2000, 5000, 10,000 रुपए, वो दे करके पेमेंट पेमेंट करके चले जाओ। दुर्भाग्य ये है, उनके परिवार के पास 2000, 5000, 10 रुपए देने के लिए नहीं है, तो इसलिए वो महीनों से जेलों में सड़ रहे हैं। ये देख के मेरा दिमाग चौंक गया भाई। फिर मुझे उनसे यही पता लगा कि उनकी वाइफ लेडीज़ जेलों में है। बच्चे घरों में तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं। मैंने कहा माय गॉड! इतना बड़ा दुर्भाग्य। मैंने कहा हम पार्टियों पे, इस पे, उस पे शादी-ब्याह में करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, तो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, वाह! आपने क्या पा लिया। मैंने कहा यार किसी के दिल में ये बात नहीं आती कि इनको भी ज़िंदगी में जीने का हक है। किसी ने कोई गलती की थी, आपको कोई हक नहीं बनता उसको उसको कहते हैं ना, उसको किसी दबाने का, धमकाने का, या लड़के से गाली देने का, या उसको सज़ा देने का। सज़ा उसको समाज दे रहा है या जज दे रहा है, ये प्रकृति दे रहे हैं ना ऑलरेडी। आप उसके ऊपर क्यों लाछन लगाने की कोशिश करते हो? क्या हमने कभी कोई गलती नहीं करी क्या? हम सुबह-शाम कोई चोरी-चकारी नहीं करते क्या? कितनी गलतियाँ हम करते हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं हाँ जी, हम तो फिर भी सीधे हैं, हम पकड़े नहीं गए। जो पकड़ा गया वो चोरी-चकारी कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है पूरे समाज से, मैंने एक प्रण लिया भाई साहब। मैंने क्या प्रण लिया, अगर जो मेरे पास जब-जब पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा, मैं एक-एक करके धीरे-धीरे उनको छुड़ा, 10-10 के बैच में, 20-20 के बैच में उनको छुड़वाता चला जाऊँगा। उसमें मैंने 1 लाख रुपए का कमिटमेंट ऑलरेडी कर रखा है। 10 लोगों को मैं अभी छुड़वाने जा रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट सारे-सारे फुलफिल होने जा रहे हैं। जो जेल में जाएँगे, जेल से वो अपना जज के पास जाएँगे, जज के फार उसको कोई श्योरिटी अमाउंट हो, श्योरिटी कोई आएगा, वो लेकर के पूरे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके 10 से 15 दिन में छूट जाएँगे। मैं पूरे देश से आह्वान करना चाहता हूँ। आपके दिल में आता है कि चलो अभी हमारे को उसके लिए कुछ करना है। देखो जो वक़्त का मारा, किस्मत का मारा, उसको आप मत मारिए, थप्पड़ मत मारिए प्लीज़। वो ऑलरेडी थका हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है, और आज के दिन समझ लीजिए जिसके ऊपर ठप्पा लग गया है कि मैं जेल से आया हूँ, आप सोचिए उसको तो ज़िंदगी में कोई अधिकार मिलता ही नहीं, कोई अपने साथ बिठाता नहीं, क्योंकि उसके ना लग चुका है कि मैं जेल से आया हूँ, मैं कैदी था, है ना? अगर ऐसी बात है, मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ भाई कि मेरे पास जो फैक्ट्री है, मैं वायदा करता हूँ, जितने लोगों को छुड़ाऊँगा, सबको मैं अपने यहाँ काम दूँगा, क्योंकि उनको जीविका का आधार चाहिए। बाहर निकलने के बाद में ना जितना जेल में इज़्ज़त से ज़िंदगी जी रहे थे, बाहर निकल के उतना ही तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जब हर आदमी को इस प्रकार की नफ़रत की निगाहों से देखो, ये तो जेल से लेके आया भाई, क्या हो गया फिर जेल से लेके आया? ऐसे तो बहुत सारी का केसेज़ होते हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं। अरे और कहते हैं अनजान में भी लोग अपने गलती से चले जाते हैं। जो गरीब है तो उससे उसकी क्या गलती? तो मैं समझता हूँ कि मेरी एक इच्छा है, मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ, मेरा मिशन है छठा, मिशन आज़ादी। मिशन आज़ादी के तहत मैं पूरे देश को आह्वान करता हूँ, आपको क्राउड फंडिंग करने का दिल करता है, उसकी कंपनी का ना, उसका मतलब फाउंडेशन है, सौभाग्य केयर फाउंडेशन, मैं उसकी डिटेल सारी देने को तैयार हूँ। मैंने सारा जाके चेक कर लिया, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने सोचा भी यहाँ पे बहुत हेरा-फेरी होती है, पैसे दे दो, ये कर दो, वो हेरा-फेरी, मैंने देखा कि नहीं, जितना पैसा होगा वो सारा का सारा हाथों वहाँ जाएगा और जेल के कैदियों को छुड़वाया जाएगा। फिर उनके बाद उनकी वाइफ़ अगर जो छूट सकती है उनको छुड़वाया जाएगा, उनके बाल-बच्चे जो घरों में बिलख रहे हैं उनसे उनको मिलवाया जाएगा, उनको जॉब भी दी जाएगी। जब मैंने सब चीज़ समझ लिया तो उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करके सबको बोलना चाहता हूँ, क्राउड फंडिंग कीजिए। आपको लगता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 100, 25, 50 रुपया, 1 लाख, जो भी आपको देने की इच्छा हो, मैं अब चाहो तो अकाउंट नंबर की डिटेल देने को तैयार हूँ। उसके अंदर आप उसकी पेमेंट कर दीजिएगा, और मैं वायदा करता हूँ, जितने लोग छूटेंगे, हर एक की डॉक्यूमेंट्री डिटेल कि उसकी फ़ोटोग्राफ के साथ में वो कौन थे, क्या थे, सब चीज़ को पब्लिश किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपके मन में ये ना आए कि ये पैसा बेकार जा रहा है। मैं सुशील अग्रवाल, मैं एक छोटा-सा, बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी बहुत बड़ी हैसियत नहीं है,
लेकिन आज जो भी जितना भी है, मैं वायदा करता हूँ दोस्त, मेरे दिल में भी धड़कता है मेरे देश के प्रति प्यार, मानव के प्रति प्यार, मानवता के प्रति प्यार। और जिस प्रभु ने हमको बना दिया, हम उसी के अंश हैं, हम आत्मा और परमात्मा हैं, परम आत्मा की आत्मा है हम लोग। हमें कोई हक नहीं बनता किसी को तिरस्कार करने का, उसकी इज्जत उतारने का या बेइज्जती करने का। अगर जो ऐसा है तो हमें प्रभु के अंश को मानना पड़ेगा, अपना वंश समझ करके, अपना अंश समझ करके मानिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। और ऐसे में अगर जो लोगों को छुड़ा सकते हैं, तो मैं वायदा करता हूँ दोस्त, आप ज़िंदगी में इतना बड़ा काम कर डालेंगे, किसी को फ्रीडम देना। जैसे आज से 1947 से पहले हम फ्रीडम नहीं मिली थी, तो हम कैसे रोते थे? हमें ऐसा लगता था कि हम कैद हमारे देश के अंदर स्लेव हैं। आज जैसे हम वो एहसास करते थे, वो एहसास आज जेलों में लोग कर रहे हैं। अगर छूट जाएँगे तो आप सोचिए किस प्रकार से हवा के अंदर साँस ले सकेंगे, जो इस समय ले नहीं पा रहे हैं। क्या आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो? मिशन आज़ादी में अपना हाथ बढ़ा सकते हो? बढ़ा लीजिएगा, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो जाइएगा। ये मेरी इच्छा बहुत है। बहुत बहुत ही आपके सुंदर विचार हैं, जो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। ईश्वर करे ये सब धरातल पे भी सच हो, जो आपने सोचा है, जो आपका मिशन है, और जिस तरह की आपकी ज़िद में, आपकी हर चीज़ में मैंने देखा है, क्योंकि बड़े ज़िद्दी आदमी हैं आप। ईश्वर करे ऐसा ज़िद्दी हर आदमी बन जाए कि अपने मिशन को लेके एक ज़िद पकड़ी है आपने, और उसको पूरा जब तक कर नहीं लेंगे आप चैन से बैठेंगे नहीं। ये जो ईश्वर ने गुण आपके अंदर दिया है, काश हम सब के अंदर ऐसा होता, हम भी इतने कर्मठ हो जाते, इतने वो हो जाते। तो भारत ब्रांड बाज़ार जो कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करता है, आप तक उनके प्रोडक्ट लेकर आता है, वो सिर्फ़ ऐसे ही प्रोडक्ट्स ही नहीं लेके आता, वो ऐसी हस्तियाँ भी आपके सामने लेकर आता है, जिनके पास इतने अच्छे विचार हैं, जो अपने इस देश से, अपनी इस मिट्टी से, अपने अपने देश के लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान उनका करते हैं। 200 करोड़पति आप बना चुके हैं, और कितनी हर्ष की बात है कि 200 करोड़पति और बनाने वाले हैं। और भारत ब्रांड बाज़ार का भी लगभग ऐसा ही मिशन है सर। हम लोग भी उन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करेंगे जो खुद अपने प्रोडक्ट को जनता तक नहीं ले जा सकते। तो मुझे भी बड़ा गर्व है कि मैं भी उस मिशन का हिस्सा हूँ। गर्व तो क्या कहूँ, भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं जुड़ गया हूँ। और उसकी वजह से मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का भी अवसर मिल रहा है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत करते हैं, हमको लगता है हमने बहुत कर दिया, और जब मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस जन्म में उतना कर भी पाऊँगा जितना आप कर रहे हो सर संसार के लिए। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। आपके एवरो कंपनी जो है, मैं गया था आपकी फैक्ट्री पे, मैंने विज़िट किया है। आपके सारे वर्कर्स जो आपको अपने पिता तुल्य समझते हैं, उतना ही आपको सम्मान देते हैं। वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगा था सर। मैं दिल से कह रहा हूँ। ये कोई ये नहीं कि मेरे को कुछ वैसा है आपकी तरफ से इसके लिए कहा गया है या कहीं से भी कहा गया है, जो मेरे मन में विचार है। मैंने जो आपके वर्कर्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, मैंने उनसे मिला हूँ। आपके जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, मैं उससे भी मिला हूँ। सबके मन में आपके लिए जो श्रद्धा है, और जो आज लोग देख रहे हैं, उनमें भी बहुत श्रद्धा हो गई होगी। आपको मुझे विश्वास है कि आपने जो कुछ भी ये 6 प्रण लिए हुए हैं, वो आप पूरा कर लेंगे। आप भी प्रण विश्वास रखिए, सर ने जो सोचा है वो हमेशा किया है, ये भी अचीव करेंगे आप। और आपके हम कहीं काम आएँ इस दौरान, तो प्लीज़ हमें भी आप मौका दीजिएगा। और मैं आज्ञा चाहूँगा, आपका बहुत समय लिया, थैंक यू, लेकिन आपकी बातें, आपकी पॉज़िटिविटी जो इस पूरे एटमॉस्फेयर में है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। थैंक ऐसा यू। लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी इंसान के साथ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े साधु संत के साथ आज मेरी वार्तालाप हुई है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं समझता हूँ बार-बार वही बात कह रहा हूँ, मैं खुशनसीब हूँ आप जैसे सेलिब्रिटी के साथ, अरे नहीं जहाँ सर। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं। आज मुझसे आपसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिल रहा है, और आपके माध्यम से हम पूरे देश को, समाज को कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे सिर्फ़ एक इच्छा यही है, मानव है, माया में ना जाएँ, मानव बन के रह जाएँ, अच्छा है। माया में जिस दिन लिप्त हो गए, तो ना घर के ना घाट के, ठीक है? मानव बन के रहना है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, भारत ब्रांड बाज़ार हमेशा खड़ा है उन लोगों के साथ जो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आना चाहते हैं आम जनता तक। और इसी श्रृंखला में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक पहुंचेंगे। आपकी नज़र में भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाला इंसान हो जो आप चाहते हैं कि वो भारत ब्रांड बाज़ार तक आए और उसका प्रोडक्ट सब जनता तक जाए, देखिए, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको नंबर्स मिल जाएँगे, हमारा ईमेल मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस पर ज़रूर बताइएगा आप जिसका भला करना चाहते हैं, या अगर आप अपना ही भला करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ।
तो हम वादा करते हैं जैसे सर ने किया है, हम लोग भी एक मिशन लेके चल रहे हैं। उस मिशन में आपका साथ, आपका विश्वास हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए मिलते हैं और मिलकर चलते हैं प्रगति की ओर, इस देश की उन्नति की ओर। जय हिंद। जय हिंद।